गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास शुरू करने से पहले एक विषय पे बात करेंगे। जो भी बच्चे अभी जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और अपने तैयारी के अंतिम दौर में हैं, ठीक है, उनके लिए ये बुक सीएनटी एसपीटी का बुक है, काफी लाभदायक होगा। आप लोगों ने सीएनटी एसपीटी तो पढ़ ही लिया होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोग जो नए तैयारी कर रहे होंगे हो सकता नहीं पढ़े होंगे। तो ये दोनों के लिए लाभदायक है। दोनों के लिए कैसे लाभदायक है? जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनके लिए पीछे में क्वेश्चन दिया हुआ है और करीब आप देख सकते हैं 19 सेट बना हुआ है, करीब 380 क्वेश्चन है जो कि सीएनटी एसपीटी से है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि क्वेश्चन यहीं से रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जो बच्चे तैयारी के नए दौर में हैं, जो भी तैयारी कर ही रहे हैं, उनके लिए ये लाभदायक इसलिए है क्योंकि सीएनटी एसपीटी को इसमें बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन किया गया है। पहले शब्दों को एक्सप्लेन किया गया है जो कठिन शब्द हैं, उसके बाद सीएनटी और एसपीटी के हर एक एक्ट को, जो इंपॉर्टेंट एक्ट है, सारे एक्ट को नहीं एक्सप्लेन किया गया है। और यही इस बुक की खासियत है कि जो महत्वपूर्ण धारा है सिर्फ उसी के बारे में इसमें लिखा गया। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायक होगा। सदान देख रहे थे हम लोग, सदान समझ रहे थे कि सदान हम लोग किसे कहेंगे यहाँ पर झारखंड में, क्योंकि भाई कुछ विद्वानों ने क्या बोला कि सदान आउटसाइडर है, यहाँ के नहीं है, लेकिन बीपी केसी जैसे लोगों ने इसको प्रूव करके दिखाया कि सदान यहीं के हैं। व्हाइट से ठीक है। कल हम लोग यहां तक समझ रहे थे, थोड़ा सा पिछले क्लास को देख लेते हैं। एससी रॉय ने क्या बोला कि ये सदान जो समुदाय है ये आउटसाइडर है, झारखंड के मूलवासी नहीं है। अच्छा, मूलवासी कहने का अर्थ है कि जो वैसा व्यक्ति जो पहली बार, या फिर बोल सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले इस भूमि पर आया और यहाँ पे आकर के उस भूमि को रहने लायक बनाया या फिर वहां पे रहने लगे, मतलब उससे पहले यहाँ पे लोगों का वास नहीं था, उसका पहला, बोल सकते हैं उनका पहला प्रेजेंस रहा और वो वहां पे रहने लगे, तो उनका पहला अधिकार हुआ। उसमें तो इस तरह व्यवस्था नहीं ना थी कि जमीन सरकार के हाथों में है तो उसे परमिशन लेकर के हम, या फिर वो अगर हमें अधिकार दे रहा है, मतलब हुक्मनामा दे रहा है तो ही हम वहां बच सकते, उसमें तो कोई व्यवस्था थी नहीं। तो जो व्यक्ति पहले आया, जमीन को साफ किया, वहां रहने लगे, तो जमीन उसकी हो गई। तो मूलवासी उसी को बोलता है, ठीक है। आपने, जब मैंने एक बार बताया था आदिवासी, एक शब्द है आदिवासी, जिसका अगर मीनिंग हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था जब, तो क्या बोला, आदि अरवासी, मतलब प्राचीन समय में जो पहली बार वास किया, ठीक है, जिस भूमि पे, और उस भूमि पे पहला अधिकार उसी का होगा, तो इसीलिए उसको आदिवासी की संज्ञा दी गई। तो एससी रॉय ने बोला कि यहाँ पे जो समुदाय सबसे पहले यहाँ पे रह रहे थे वो ट्राइबल ग्रुप थे, ट्राइबल समुदाय थे, और जो सदान समुदाय या गैर ट्राइबल समुदाय है वो बाद में आए, ठीक है, तो ये आउटसाइडर। लेकिन बीपी केसी ने बहुत सारे तथ्यों को दे करके ये प्रूफ किया कि नहीं, यहाँ अगर जनजाति रहते तो उससे पहले भी यहाँ एक समुदाय रहती थी, या फिर उसके समकक्ष में एक समुदाय रहती थी जो यहाँ पे कृषि कार्य या फिर दूसरे कार्यों में संलग्न थी, और भी जो गतिविधियां हो, जनजातियों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति सदान कर रहा था, और सदानों की पूर्ति आदिवासी कर रहे थे, जनजाति समुदाय कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने असुर से समझा, असुर लोहा गलाते थे, लोहा का औजार बनाते थे, ठीक है, उपकरण बनाते थे, तो उसका उपकरण यूज करते थे सदान। और सदान लोग बहुत सारे काम करते थे, जैसे
बोल सकते हैं कि बांस का काम करने वाले लोग, लकड़ी का काम करने वाले लोग, ठीक है। साथ ही साथ वो जो दाढ़ी वाड़ी जो कमाता है, क्या बोलते हैं उसको, बाल वाल जो काटता है, ठाकुर वाला काम, तेली वाला काम, जो तेल पिरोने का काम होता था, तो इस सारे काम सदान समुदाय कर रहा था। और उसकी जो जरूरत है, जो आदिवासियों की जरूरत है, उसको पूरा कर रहा था। तो एक दूसरे समुदाय, एक दूसरे मतलब दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ में रह रहे थे और आपसी सहयोग से रह रहे थे। तो बीपी केसरी ने अपने थ्योरी में ये सब सारी चीजों को बताया। उन्हें बताया कि अगर आदिवासियों में मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आज से हजारों साल पहले यहाँ मंदिर का एग्जिस्टेंस दिखता है, ठीक है। तो मंदिर आया कहां से? एक अंजन धाम करके एक जगह है झारखंड में, वहां पे बोलता है कि बजरंगबली का जन्म मानता है लोग, वहां पे बजरंगबली का जन्म हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि रामायण काल के एविडेंस मिलते हैं। जब भगवान राम वनवास की ओर जा रहे थे तो इस क्षेत्र से भी गुजरे हैं, ऐसा एविडेंस मिलता है, ठीक है। बताएंगे जब हम लोग पुरातात्विक स्थल पढ़ेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे जो हम लोग को साक्ष्य मिलते हैं, ये सारे एविडेंस मिलते हैं, ये किस और हम इशारा कर रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा समुदाय जरूर रह रहा है जो मंदिर बना रहा है, ठीक है। बौद्ध केंद्र बहुत सारे दिख रहे थे हमारे यहाँ झारखंड में, जैन केंद्र दिख रहे थे, वेणु सागर का जो स्थान है पश्चिमी सिंहभूम में, वो बौद्ध जैन और हिंदू तीनों का केंद्र है, ठीक है। पहले जैन केंद्र था, बाद में उसको तोड़ करके वहां शिवलिंग स्थापना कर दी गई, शिवलिंग की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। तो बहुत सारे एविडेंस मिले जिससे ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पे बहुत पहले से ही सदान रह रहे थे। और सवाल ये उठता है कि सदान जो है ना, एक ही समय में यहाँ नहीं आया हुआ है। सदान का अगर झारखंड में देखें, एक तो ऐसा सदान है जो बहुत पहले से रह रहा है, उसका आने का भी एविडेंस नहीं है हमारे पास कि कब आया। सो जैसे असुर सबका एविडेंस नहीं है ना कि असुर कब आया। हम लोग ये जानते हैं कि असुर सबसे प्राचीन जनजाति है झारखंड की, लेकिन ये नहीं पता है कि असुर कब आए थे यहाँ पे। सो ऐसा माना जाता है कि वो यहीं के रहने वाले थे, मतलब झारखंड में ही उनका बोल सकते विकास हुआ है, उद्भव हुआ है। उसी तरह सदान का भी एक ग्रुप है जिसका उद्भव झारखंड से ही हुआ है, जिसका विकास झारखंड के मिट्टी में ही हुआ है, ठीक है। तो एक तो समुदाय वो हो गया, लेकिन उसके बाद भी तो बहुत सारे समुदाय, मतलब क्या कहते हैं, जातियां लोग झारखंड में आई है। जैसे हम लोग देखेंगे फनी मुकुट राय, प्रताप राय, उसके बाद के दुर्जन साल जब अपना राजधानी बनाता है तो वहां बुलाता है, और भी बहुत सारे, रामगढ़ का जो राज था, सिंहभूम का जो राज था, अपने यहाँ बहुत सारे बाहरी जातियों को आमंत्रित करके अपने यहाँ क्षेत्र में बसा रहे थे। तो आज से अगर 1000 साल पहले कोई जाति यहाँ पे आके बस रही है तो उसका भी तो उतना ही अधिकार हो गया ना। 1000 साल करने मतलब फर्स्ट एडी की बात करें, फनी मुकुट राय कब है, फर्स्ट एडी में की बात हो रहा है ना, 1000 साल से ज्यादा के समय की बात कर रहे हैं हम लोग। उस समय से कोई अगर यहाँ पे रह रहा है झारखंड में, उसका भी तो उतना ही अधिकार है जितना आदिवासियों का है, ठीक है। तो वो भी तो सदान हुआ। बाद में देखते हैं हम लोग, जब अंग्रेज आए, अंग्रेज के साथ भी बहुत सारे आउटसाइडर आए, जैसे व्यापार करने के लिए आए, जमींदार आए, साहूकार आए। मुख्य तौर पे जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे वो आदिवासी से नहीं होते थे, वो सदान होते थे। और सदान नियुक्त करता कौन? अंग्रेज करता था, मतलब गैर आदिवासी को नियुक्त किया जाता था। और वो कहां से होते थे? या तो बिहार, उत्तरी बोल सकते उत्तरी बिहार से होते थे, बंगाल से होते थे, उड़ीसा से होते थे। और यहाँ पर क्या करते थे? प्रशासन करते थे, शासन करते थे जनजातियों पर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन यहाँ पे झारखंड का होता है 1767 से। मान लीजिए 1700 ईस्वी से यहाँ को रह रहा है, उसको भी तो अधिकार है यहाँ पे, वो तो अपना जगह छोड़ चुका है ना, जहां से आया था वो तो जगह छोड़ चुका है, तो उसका भी तो अधिकार हुआ यहाँ पे। तो इसीलिए इसको हम लोग फिर गैर आदिवासी मूलवासी, इसको 3 भाग में फिर हम लोग बांटते हैं। और एक था प्राचीन सदान, मध्यकालीन सदान, नवगंतुक सदान, मतलब न्यू जो सदान की कैटेगरी में शामिल हुआ है, ठीक है। अगर इसका अभी जनसंख्या का कॉम्बिनेशन देखें ना, तो आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है?
26.2%। अप्रोक्स 60% की आबादी इसकी है और बाहरी लोगों का आबादी लगभग 10 से 12% है। ये कॉम्बिनेशन अभी झारखंड में आदिवासी, गैर आदिवासी और बाहरी लोगों का। ठीक है, गैर आदिवासी मतलब गैर आदिवासी तो है, साथ साथ बाहरी भी है, उसका 10 से 12% है। ठीक है, और गैर आदिवासी में जो मूलवासी जो यहाँ का है, जो सदान है, जैसे हम लोग जैसे लोग जिनके पास 32 का खतियान है, ठीक है, खतियानी व्यक्ति हम लोग हैं, तो हम लोग 60% में आते हैं। इसमें फिर अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है, एसटी मतलब ओबीसी का अलग, आप देख सकते हैं जनसंख्या, ओबीसी में भी BC1 BC2 का कॉन्सेप्ट है, फिर एससी लोगों का अलग जनसंख्या का प्रतिशत है, तो वो ठीक है, ईडब्ल्यूएस का अलग है। लेकिन अगर कंबाइंड रूप में देखें, जो सदान की जनसंख्या है, जो मूल सदान की जनसंख्या है, वो करीब 60% के है, अप्रोक्स में सारे डेटा। अब हम किसी भी सदान को प्राचीन सदान कैसे कहेंगे? सिर्फ कह देने से थोड़ा होगा, उसका एविडेंस देखना होगा ना। हम किसी सदान को प्राचीन कैटेगरी में रखेंगे, जैसे भुइयां जैसे सदान है, घासी है, ठीक है, परमाणिक है, और उसके जैसा एक है ये देशावली है, ठीक है, ये सारे सदान के जातियां हैं। लेकिन इसको हम प्राचीन सदान कैसे कहेंगे? इसके पीछे कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। हम लोगों ने आदिवासी के बहुत सारे फीचर देखे, उसमें से एक फीचर ये था कि उनके धार्मिक मान्यताओं में मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं है, धार्मिक ग्रंथ का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग कहते हैं प्रकृति पूजक होते हैं। विवाह जो करते हैं, विवाह में वधू मूल का कॉन्सेप्ट है, डाली कटारी या डाली टाका, ठीक है, उसे बोला जाता है। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम है, लेकिन सामान्य तौर पर डाली टाका या डाली कटारी बोलते हैं, तो डाली दाम भी बोलते हैं उसको। तो वधू मूल मतलब पैसे दे करके लड़की लाने वाला कॉन्सेप्ट है। वैदिक सभ्यता में इसको असुरी विवाह या असुर विवाह बोलते थे, है ना। आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो वहां 8 तरह के विवाह का जिक्र है, जिसमें 4 उत्तम किस्म का और 4 निम्न किस्म का है। ठीक है, उसमें से एक असुर विवाह जो निम्न किस्म का है, असुरी विवाह जिसको बोलते हैं, या असुर विवाह। ठीक है, जिसमें होता है क्या, लड़की के पिता को पैसे दे करके लड़की ले आना है। ठीक, एक तरह से क्रय करने वाला बात हो गया। ठीक है, वैसे हम लोग भी क्रय हो रहे हैं अभी ना समाज में, क्या पैसे दे करके हम लोग लेते हैं, लड़का लोग लेते हैं ना, हम लोग देते कहाँ है अभी हम लोग। ये जनजातियों में कॉन्सेप्ट है कि लड़की को देने से पहले उसके पिता को उसका हर्जाना देना पड़ता है। अच्छा, वो जो असुरी विवाह था ना, या फिर बोल सकते हैं कि अभी जैसे हम लोग समझे, क्या समझे कि भाई लड़की ला रहे हैं, उसको उसके बाप को पैसा दे दिया, उसका विक्रय कर लिया, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं था जनजातियों में, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। जनजातियों में ना महिला जो है ना वो एसेट है, ठीक है, संपत्ति है। संपत्ति कहने का मतलब है जनजातियों में समानता बहुत ज्यादा है, लैंगिक समानता बहुत ज्यादा, हम लोग से बहुत ज्यादा है। आप अगर जनजातियों को थोड़ा सा भी देखेंगे ना, मतलब अगर समझेंगे बेहतर तरीके से, तो आप देखेंगे कि वहां पे लड़का लड़की या फिर कोई भी हो, ऐसे रहेगा जैसे लगेगा नहीं कि भाई वो दोनों क्या है, समझ नहीं पाइएगा, भाई बहन है, दोस्त है, क्या है, मतलब कुछ नहीं समझ पाइएगा। मतलब सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है उन लोग में, समानताएं बहुत ज्यादा है। साथ में अगर घर में देखें, उनके परिवार में देखें, तो जो इज्जत पुरुष को मिलता है वो इज्जत महिलाओं को मिलता है। भले जमीन में उनको अधिकार नहीं है, ठीक है, भूमि लैंड में महिलाओं को वंशानुगत जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिले हुए। हाँ, लेकिन आजीविका के लिए भूमि दी जाती है महिलाओं को भी। मान लीजिए उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उसका पिता उसको, अगर मान लीजिए शादी नहीं करेगी या फिर शादी की लेकिन डेथ कर गया, तो जो पति है उसके संपत्ति में उसको कुछ अधिकार मिलते हैं, लेकिन वो वंशानुगत रूप से जो अधिकार मिलते हैं, जैसे पिता से पुत्र को, वैसा नहीं मिलता है। तो अगर जमीन वाला सिर्फ अगर भूमि का मुद्दा छोड़ दिया जाए, तो महिला और पुरुष में काफी वहां पे समानता है। महिलाएं हर एक कार्य में पुरुषों का सहयोग करती है, चाहे कृषि कार्य हो, पुरुष अगर जा रहा है शिकार करने के लिए, तो महिलाएं घर में कृषि करती है, घर में खाना बनाती है। खाना बना तो सबके यहाँ होता है, लेकिन मूल तौर पे जो घर के आसपास की जितने भी क्रियाएं होती है, महिलाएं संपन्न कर लेती है। ठीक है, कृषि के अलावा जो भी क्रियाएं होगी, जो समानता हमारे समाज में बोलेगा पुरुष करेगा, तो उसको महिलाएं वहां कर लेती है। तो समानता है,
तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि जब हम उसकी बेटी को ला रहे हैं अपने घर में, तो उसके लिए उसको हम हर्जाना दे रहे हैं ताकि उसकी आजीविका प्रभावित ना हो। समझ रहे बात को? उस पिता की आजीविका प्रभावित ना हो, इसीलिए कॉन्सेप्ट है कि उसको बधू मिल दिया जाता है, यानी डाली टाका दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट है जनजातियों में। अभी इसमें बदलाव हो गया है, ठीक है। बदलाव मतलब आजकल जनजातीय लोग भी दहेज वहेज लेने लगे हैं, उन लोग के अंदर भी शिक्षा का स्तर बढ़ गया ना, और शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ साथ सदानों से ज्यादा घुल मिल गए, तो होता है ना कि बुराई के साथ रहने के साथ साथ बुरा आपके अंदर भी आने लगता है, ठीक है। तो बुराई उनके अंदर भी आने लगा है। दीकू आंधी करके एक विवाह होता है, उसमें दहेज देकर के शादी होता है जनजातियों में। लेकिन आजकल हम देखें कि उसमें नहीं, बहुत सारी जनजातियों में ऐसा होने लगा है। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइबल युवक है, उसको नौकरी लग गई है, तो मुख्य तौर पे वो पैसा लेकर के शादी करता है, जो भी थोड़ा बहुत लेता होगा लेकिन लेता है। तो ये बुराई उनके यहाँ भी आ गया, ये बुराई है, ठीक है। समाज में अगर दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा जैसी चीजें हैं, तो बुराई है, उसको अच्छा ही नहीं बोल सकते हम। खुशी खुशी देता है ना, खुशी खुशी नहीं देता। आप एक बार बोल दीजिए कि नहीं लेंगे, देखते हो जबरदस्ती तुमको दे देगा, सो नहीं देगा। वो आप बोल दीजिएगा कि दे देगा, क्यों देगा भाई? तुम कमा करके रख दिए उसके यहाँ इंटरेस्ट के लिए कि जब हम शादी करेंगे दे देना, वही ना बोल रहे हैं। ये बोले दे देता, क्यों दे देगा? तो अगर आप मतलब क्या कहते हैं, आप अगर मना कर दीजिए नहीं देगा, लेकिन समाज में वैसी प्रथाएं है, भले एक्ट कितना बन गया हो, लेकिन समाज में अभी भी जोर शोर से चल रहा है। और हम लोग कास्ट प्लस और महान है, ठीक है। हम लोग कास्ट प्लस बेस रेट होता है, बेस समझ रहा है, एक बेस लाइन सेट करा किया जाता है, वो प्रत्येक साल 50,000 1 लाख रुपए के आसपास में फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट मतलब उसका कभी ह्रास नहीं होगा, वो बढ़ेगा, वो मुद्रास्फीति में रहता है, ठीक है। हाई मुद्रास्फीति में रहता है। अगर आज इस वर्ष अगर 4 लाख है, तो हो सकता है बेस लाइन कल अगला साल 4.5 या 5 हो जाए। वो लड़का चाहे बकरी चरा रहा हो, उसे कोई मतलब नहीं है, उसको अपना जो रिज्यूम बनाता है ना, उसमें लिख देता है बकरी चरा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पढ़ने वाला आधा बच्चा जो होता है ना, आधा क्या 90% बच्चा सिर्फ पढ़ रहा होता है, वो बाद में शादी वादी करने के बाद कमाने ही निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना वधू मूल का कॉन्सेप्ट था, मतलब महिला के जो पिता है, मतलब लड़की के पिता घर को कुछ हर्जाना दिया जाता था ताकि उसकी आजीविका प्रभावित ना हो। समझ रहे बात को? यहाँ पे खरीदने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, और ये इच्छुक था, मतलब क्या कहते हैं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से देना था, ठीक है। तो एक ये फीचर हो गया कि वधू मिल का कॉन्सेप्ट है प्राचीन मतलब आदिवासियों में। एक देखे कि इन लोग में जो मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मंदिर जैसी व्यवस्थाएं जरूर है। मंदिर जैसी व्यवस्था करने का मतलब है जो भगवान इनका है, जिस भी ईश्वर को लोग पूछते हैं, वो खुले स्थान पे पूछते हैं। अब शरणास्थल देखिए खुला होता है, ठीक है, प्रमाण के तौर पे। उसके अलावा कोई भी और दूसरी मंदिर है, अगर शिव का भी मंदिर इन लोग में अगर मिल रहा है, तो भी खुला में होगा। मंदिर स्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा, मंदिर का घेरा हुआ हो सकता है लकड़ी उकड़ी से, लेकिन वो खुले में होगा। मतलब मंदिर है लेकिन खुले स्थान पे, भगवान की पूजा हो रही लेकिन खुले स्थान पे, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। जब यही सारी फीचर ना, कुछ ऐसी जातियां थी, कुछ ऐसे गैर आदिवासी लोग थे जिनमें ये सारे फीचर दिख रहे थे। उसमें डाली टाका लेकर के शादी हो रहा था। उनके गांव में अगर जाइएगा तो प्राचीन जो मंदिर थे वो भी खुले स्थान पे थे। मंदिर मतलब वो पूरा स्ट्रक्चरल मंदिर नहीं था, सिर्फ घेरा हुआ होता था और भगवान उसके अंदर होते थे। आप लोगों ने वैसा मंदिर कहीं देखा है? गांव में है, अभी भी है। हमारे बगल में एक बिरिंदा करके गांव है, वहां पे 2 मंदिर है। एक तो काली की मंदिर है, तो बढ़िया मंदिर बना हुआ है, लेकिन उसके बगल में देखें बांस के बगल में एक घेरा हुआ शिव था। तो जब हम पढ़ रहे थे ना, तब मेरा ध्यान में वो क्लिक किया कि मंदिर आखिर उतना पैसा है, उसको भी तो बना सकता था। वो गांव में मैक्सिमम लोग अमीर है, अमीर कहने मतलब सबके यहाँ अच्छा खासा अर्थव्यवस्था सबके यहाँ बढ़िया है, तो उतना बड़ा मंदिर अगर बना सकते हैं तो उस मंदिर को भी तो डेवलप कर सकते थे। जो जस्ट बगल में ही वो मंदिर है, जब पूजा उसमें करते हैं तो उसमें जाया करते हैं, वो सिर्फ घेरा हुआ है, वो मंदिर नहीं है। तो उस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे झारखंड में भी दिख रहा है। और कुछ जातियों में, अगर कुछ जातियों के गांव में जाएंगे तो इस तरह का मंदिर आपको देखने को मिलेंगे।
तो इससे क्या प्रूफ मतलब क्या प्रमाणित हो रहा है कि ये जातियां आदिवासियों के साथ में रही है। जो जातियां, जिस जातियों के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जिस जातियों के बारे में हम लोग उल्लेख कर रहे हैं, वो जातियां कालांतर में आज से बहुत साल पहले जनजातियों के साथ में रह रही थी, एक साथ रह रही थी, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा दिख रहा है। इनका भी मंदिर खुले स्थान पे है, और उस सबसे बड़ी बात है कि उस गांव में उस जातियों द्वारा वधु मूल्य देकर के शादी हो रहा था। वहां भी दहेज का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो ये सारे फीचर कुछ जातियों में दिख रही थी, उसे हम लोग क्या बोले, ये प्राचीन सदान है। उसे हम लोग प्राचीन सदान की कैटेगरी में रखें। ठीक है, दूसरा है मध्यकालीन सदान। मध्यकालीन सदान वैसे सदानों को रखा गया जो काल क्रम के विभिन्न समय, मतलब बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे राजवंश की स्थापना होने लगी थी, विभिन्न राजवंश स्थापित हो रहे थे झारखंड में, चाहे सिंह वंश हो, चाहे ढाल वंश हो, चाहे वीर, इधर बोल सकते हैं आप खगड़िया राजवंश हो, मानभूम हो। ठीक है, मान वंश जो था, छोटा नागपुर हो, चेरो वंश हो, रक्सैल हो। तो होता क्या ना, जब एक राज्य स्थापित होता है ना, तो उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे दस्तावेजों का करना है, कर संग्रह करना है, और भी बहुत सारे काम, जैसे राजा के लिए कुछ बनाना है, राजा के लिए पालकी बनाना है, रथ बनाने हैं, बहुत सारे काम होते थे ना। और सारे काम में जनजातियां तो निपुण थी नहीं, कर्म कांड करने हैं बहुत सारे। राजा बनने के बाद कर्म कांड भी जुड़ जाता है उनके साथ। तो सारे कामों में तो जनजातियां स्टिल, मतलब क्या कहते हैं, आदिवासी समुदाय निपुण थे नहीं। तो उसके लिए राजाओं ने क्या किया कि बनारस से, यानी कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से लोगों को आमंत्रित किया और अपने यहाँ बसाया, ताकि उसके यहाँ का ठाकुर का काम कर सके, दाढ़ी बाल ठीक ठाक से काट सके, स्मार्ट दिखना चाहिए ना राजा है तो वो काम कर सके, लकड़ी का काम कर सके, रथ बना सके, पालकी बना सके, महल बना सके लकड़ियों का। ठीक है, राजस्व वसूल करके दे सके। तो ये सारे कामों के लिए क्या किया गया, बाहर से लोगों को आमंत्रित किया गया, और वे लोग जब यहाँ पे आके बस गए, तो हुआ क्या कि समय के साथ जो अपना उनका मूल स्थान था, वहां से उनका रिश्ता नाता पूरी तरह से टूट गया, और यहीं के हो गए हो, यहीं की जो संस्कृति है उसमें रम गए, यहीं की संस्कृति को अपना लिए, यहीं की भाषा को बोलने लगे, जिसको सदरी भाषा बोलते हैं, जिसमें हम लोग नागपुरी, करमाली, खोटा, ठीक है, इस जो भाषा है इसको अपना लिए। तो एक तरह से वो भी सदान ही हुए झारखंड के। तो उसको हम लोग मध्यकालीन सदान कैटेगरी में रखते हैं, जो कि विभिन्न कालखंड में हमारे झारखंड में आए और यहीं पे बस गए। ठीक है, राजा के दौर में, किंग्स पीरियड में। ठीक है, अब एक है नवागंतुक सदान, वो अंग्रेज वाला है। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे आगमन हुआ, आगमन होने के साथ क्या हुआ कि बहुत सारी जातियों को यहाँ पे मतलब एज अ वर्कर, जैसे कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े कि जो कोल विद्रोह हुआ था, उसमें बहुत सारे रीजन में जो तत्कालिक 2 रीजन था, उसमें 2 रीजन क्या थे, एक तो सिंदरा और बिंद्रा मान की जो जमींदारी थी उसको छीन करके एक सिख को दे दिया गया था। ठीक है, और दूसरा कि एक सुरगा मुंडा करके व्यक्ति थे, उसकी वाइफ को एक मुसलमान व्यक्ति ने क्या कर लिया था, किडनैप करके उसका बलात्कार कर दिया था। मतलब उसको पहले किडनैप किया और उसके इज्जत, मतलब उसका बलात्कार कर दिया। ठीक है, ये 2 घटनाओं ने क्या किया था, जनजातियों को ट्रिगर कर दिया, उकसा दिया। और उसके जमींदारी सिर्फ नहीं लिया, साथ ही साथ उसकी एक बहन भी थी सिंदरा मिंद्रा बान की, उसको भी वो लोग जो सिख जमींदार थे उन्होंने किडनैप करके उसका भी बलात्कार कर दिया था। तो ये 2 घटनाओं ने क्या किया था, ट्रिगर कर दिया था। अब हम लोग ये प्रमाण दिख रहा है ना कि मुसलमान भी यहाँ पे मतलब प्रशासन कर रहा है और सिख भी प्रशासन कर रहा है ना। उसके अलावा बहुत सारी जातियां थी, साहूकार थे, जमींदार थे, व्यापारी लोग थे, जो बहुत सारे ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आते थे, कपड़ा बेचने आ रहे हैं, अनाज बेचने के लिए आ रहे हैं, तरह तरह के बहुमूल्य चीजों को बेचने के लिए आ रहे हैं। तो समय के साथ वो लोग क्या हुए, यहीं पे बसना शुरू कर दिए, क्योंकि झारखंड का क्लाइमेट थोड़ा बढ़िया रहता है। ठीक है, तो लोग धीरे धीरे बसना शुरू कर दिए यहाँ पे। अब ये लोगों में ना एक चीज आपको दिखेगा अलग, ये दोनों से, ये दोनों इसमें तो पहचानना लगे कि झारखंड ये आदिवासी है कि सदान है, सो प्राचीन सदान वाला में इसमें पहचान सकते हैं। जैसे हम लोग जो है ना,
वो इसी कैटेगरी में आ रहे होंगे, मध्यकालीन सदान वाला में, ठीक है। क्योंकि हम लोग में डिफरेंसेस दिखता है, लेकिन पूरी तरह से हम लोग झारखंडी कल्चर को अपना चुके हैं। हम लोग का कहीं पुराना कहीं पता भी नहीं है कि हम लोग पूर्वज कहाँ रहता था सब। लेकिन इसमें कुछ कुछ फीचर आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ ये लोग बाहरी थे, लेकिन वर्तमान में झारखंडी कल्चर को अपना चुके हैं। जैसे जो व्यक्ति सिख समुदाय से है, अब देखते होंगे झारखंड में जो सिख लोग रह रहे हैं, उनका पंजाब और हरियाणा से पूरी तरह से नाता कट चुका है, लेकिन यहीं पे रह गए, यहीं पे अब रहने लगे हैं। वो खोटा ही बोलते हैं, नागपुरी ही बोलते हैं, ठीक है, करमाली ही बोलते हैं, कुरमाली ही बोलते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को पूरी तरह से नहीं भुला सके वहां की। मतलब कुछ जैसे पंजाबी है तो अपना पगड़ी वड़ी बांधे, ठीक है, अपनी जो उनके देवता है उनको पूजा कर रहे हैं, गुरु नानक साहब की पूजा कर रहे हैं। उससे आप पंजाबी को देखेंगे, पंजाबी लोग भी यहाँ पे बहुत सारे होंगे जो खोटा ही बोलते हैं। आसपास में आप, यहाँ तो नहीं दिखता होगा, लेकिन अगर रांची वाची कभी जाए तो देखिएगा वहां बंगाली लोग भी बसा है, और जब खोटा बोलता है, सरूल मनाता है, सब करता है, लेकिन अगर उसका देखिएगा रहन सहन में तो थोड़ा सा बंगाली कल्चर दिखेगा। जैसे आप बॉर्डर एरिया में चल जाइए, धनबाद वाला एरिया हो जाइए, चले जाइए, बोकारो वाला एरिया चले जाइए, वहां पे आपको बंगाली भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखेगा। ये सब झारखंडी है, बंगाली और खोटा का मिक्सअप वो लोग भाषा बोलता है। उसके संस्कृति में सारा जो हमारे जो संस्कृति में है, जैसे त्योहार जैसे हम लोग मनाते हैं, उस तरह को लोग त्योहार मनाते हैं। कर्मा वो लोग भी मना रहे हैं, ठीक है, सरहुल मना रहे हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं जैसे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे संस्कृति हम लोग की मैच करती है। लेकिन वो क्या हुआ ना कि समय आए तो अंग्रेज के समय में, आए अंग्रेज के समय में, यहीं पे बस गए, यहीं की संस्कृति को अपना लिए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसमें अभी भी वो फीचर दिखेगा अपने पुराने स्थान का, ठीक है। तो उसी को हम लोग नवागंतुक सदान में रखें, ठीक है। और एक है बाहरी व्यक्ति। ये बाहरी व्यक्ति तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, खैबा कि ना खैबा, जैसे बोला समझिए बाहरी है, ठीक है। बहुरिया इधर आवा, इधर का जैसे ही बोला ना समझे कि बाहरी है, ठीक है। तो इसमें ये लोग ना एक्चुअली इनका दोहरा निवास स्थान है, मतलब बाहरी लोगों का। एक तो यहाँ पे इन लोगों ने घर बना लिया है, यहाँ पे निवास कर रहे हैं, और इनका जो मूल पैतृक स्थान है वहां से भी इनका संबंध है, वहां भी इनका निवास स्थान है। अपनी संस्कृति को ये लोग छोड़े नहीं है, अपनी भाषा अपनी संस्कृति को ये लोग कायम किए हुए, कायम रखे हुए। आगे चल के भले भूल जाने अलग बात है, लेकिन अभी वर्तमान में ये लोग अपनी संस्कृति को भूले नहीं है, चाहे बिहार के हो, चाहे बंगाल के हो, चाहे उड़ीसा के हो, या फिर यूपी के भी हो। वो लोग अपने पैतृक स्थान से इनका संबंध है, और सिर्फ यहाँ पे रह रहे हैं, आजीविका चला रहे हैं, घर वर खरीद लिया, रहने लगे, अब हमारे अधिकार को छीन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से ना ये जो बाहरी व्यक्ति हो तो रह रही है। अब एक कॉन्सेप्ट है दीकू का कॉन्सेप्ट, यहीं पे समझ लेते हैं, क्योंकि आगे दीकू लिखेंगे हम लोग, तो दीकू का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर ऐसा बोला जाता है कि गैर आदिवासी जो लोग हैं वही दीकू है, लेकिन वैसा नहीं है। अगर आप सदान, जो प्राचीन सदान है, इसको दीकू बोलेंगे तो ये गलत बात है। भाई वो तो जनजातियों के साथ पहले से भी रह रहा है, और पहले नहीं तो कम से कम साथ में तो जरूर रह रहा है, ठीक है। दोनों के कल्चर एक समान है, दोनों एक साथ सहयोग के भावना के साथ रह रहे हैं, तो उसको तो दीकू कहा ही नहीं जा सकता है। एक है मध्यकालीन सदान, जो राजाओं के द्वारा बसाया गया था, बाद में उन्होंने भी झारखंड के कल्चर को पूरी तरह से अपना लिया, अपने पैतृक स्थान को छोड़ दिया, और वो भी आदिवासियों के साथ घुल मिल के रहने लगे, ठीक है। आदिवासियों को प्रताड़ित नहीं करते थे। लेकिन ये जो नवागंतुक सदान आया ना, ये बदमाश था। बदमाश करने का मतलब ये लालची लोग थे। क्या करते थे ना, इन लोग का जैसे कॉन्सेप्ट है, हड़िया का कॉन्सेप्ट है ना, कि हड़िया पीना है, कल्चर वाला पार्ट है, ठीक है। तो अपना घर में बनाते थे, पीते थे, को मस्त से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सवाल ये उठता था, भाई इसे जमीन ले कैसे? जमीन लेने का एक उपाय ये था कि उसको कर्ज दे दो, मतलब सरकार ने टैक्स उस पर इम्पोज किया हुआ है, टैक्स, वो टैक्स नहीं दे पा रहा है तो साहूकार के पास जाएगा, साहूकार क्या करेगा, उसको व्हाइट पेपर में साइन कर लेगा, करवा लेगा, करवाने के बाद उसको ट्रैप में फंसा लेगा, ठीक है।
दुष्चक्र में फंसा लेता था। वो टैक्स पे टैक्स, मतलब क्या कहते हैं, उस पर कर पे क्या कहते हैं, ब्याज पे ब्याज ले रहा है। उसका अगर 50 रुपया है तो 500 रुपया तो वसूल ले लिया है, लेकिन उसका फिर भी 550 रुपया दिखा रहा है कि उसका बकाया है। तो ये एक ट्रैप बन जाता था। तो उस स्थिति में क्या करना पड़ता था कि उस आदिवासी को अपना जमीनें देना पड़ता था, भाई तू ही जमीन रख ले, ठीक है, क्योंकि कोई जमीन लिखा रहता था ना, पैसा नहीं देगा तो जमीन ले लेंगे, तो जमीन ले लिया। एक तो इस तरह से जमीनें जनजातियों से ली जा रही थी। एक दूसरा और था, जब सदान लोग बाहर से आए ना, तो वो लोग दारू का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, ठीक है, महुआ दारू, दूसरा दारू, जो भी दारू हो, मतलब वाइन का कॉन्सेप्ट लेके आए। विदेशी वाइन हो, देसी वाइन में भी अगर देखें तो बहुत सारे वाइन बनते देसी। इन लोगों का कल्चर में हड़िया है, हड़िया से भी थोड़ा बहुत किक मिलता है, मिलता होगा, हमको नहीं पता, लेकिन मिलता होगा। लेकिन जो महुआ दारू बन रहा है, जो दूसरे शराब बन रहे थे, उससे ज्यादा किक मिलता है, इससे ज्यादा तगड़ा होता है। अच्छा, हम पीते नहीं है, ठीक है, ऐसा कॉन्फिडेंस से बोले, इसका मतलब ये नहीं कि आप समझिएगा सर जी टेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। हम शराब कभी नहीं पिए, हमको उसका सेंट ही बर्दाश्त नहीं होता है, उसका जो गंध होता है ना, वही हमको बर्दाश्त नहीं होता। वो पी करके मेरे अगल बगल में आ गया ना, तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। हाँ, जबकि मेरे घर में पीने वाले हैं, ऐसा नहीं नहीं है, फिर भी। लेकिन तो ये लोग क्या लेके आए, शराब लेकर के आए। अब जब एक बार आदिवासी शराब चख लिया, तो उसको अपना वाला से किक नहीं मिलने लगा, ठीक है। शुरू में क्या हुआ कि शुरू में फ्री में दारू पिलाने लगा आदिवासियों को, फ्री में पियो, फ्री में पिला करके कुछ लोग तो शुरू में फ्री में दिया, लालच दे दिया, बाद में उससे क्या और करने लगा, पैसे लेने लगा। पैसे नहीं मिलने में क्या क्या करता था कि पैसे नहीं देने पे उससे जमीनें लिखवा लेता था, नशा में कर लिया, व्हाइट पेपर पर साइन ले लिया, उसके जमीन को हड़प लिया। इस तरह से घटनाएं हो रही थी समाज में उस वक्त। तो इसीलिए इसको बोला दीकू है, शोषक है, हमारे जमीन को हड़पने वाला व्यक्ति है ये, समझ रहे बात को। तो यही जो नवागंतुक सदान है ना, यही दीकू कहलाया। लेकिन अगर इसे पीछे भी कॉन्सेप्ट जाके देखें तो मेन शोषक कौन था, अंग्रेज था। और अंग्रेज उसको लाता ही नहीं यहाँ पे, तो शोषण ये कैसा करता। अगर अंग्रेज इस पे इंपोज करता ही नहीं टैक्स, तो शोषण कैसे कर पाता। तो मेन दीकू तो अंग्रेज था, लेकिन फंसाया इसको बीच में। तो ये नवागंतुक सदान क्या है, दीकू है, ठीक है। अगर दीकू का कॉन्सेप्ट आपको पूछे कि दीकू कौन है, तो पूरा एकदम डिटेल में बताना उसको। ऐसे नहीं बोलना कि गैर आदिवासी व्यक्ति दीकू है, तो बोलेगा तुम भी दीकू है, ठीक है। अगर कोई बोले तो ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है, कि जो आदिवासी नहीं है, जो मतलब क्या कहते हैं, जो गैर आदिवासी है, वो दीकू, ऐसा नहीं बोलना है। उसको अच्छे से समझा देना है कि भाई देखो दीकू का कॉन्सेप्ट क्या था, और सदान को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटेंगे, पूरा मतलब समझना है। बोल हाँ, बोल बैठ पहले तो, और उसके बाद उसको समझाओ कि प्राचीन सदान क्या कौन है, मध्यकालीन सदान कौन है, नवागंतुक सदान कौन है। और नवागंतुक सदान में जो सदान है, जो शोषक सदान था, उसको क्या बोला गया, दीकू बोला गया, ठीक है।